इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग रियल लाइफ में काम करते हैं तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये आपके रियल लाइफ प्रोफेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने जब जीएसटी को प्रमोट किया तब उन्होंने इस बिजनेस को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया और आपने जब शुरुआत करी तो आपने इन चीजों को देखा भी है। ये चार कैटेगरी जो अपने आप में एक अलग ही बिजनेस को एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। आपने अभी तक जितने दिन से देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रेगुलर अकाउंटिंग यानी रेगुलर या रजिस्टर्ड डीलर अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग एक आम व्यक्ति जब कोई कंपनी से कोई फर्म से माल परचेस करता है तो वह एक कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। पर आज की बात जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज हम जो अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, ये जो रिलेटेड है वो है आपका कंपोजिशन अकाउंटिंग से। यानी आप देखते होंगे कई बार आप लोग जब किसी शॉप के ऊपर जाते हैं या कहीं पर आपने अक्सर देखा होगा कि किसी के बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है आई एम अ कंपोजिशन डीलर या कहीं पर लिखा रहता है कंपोजिशन डीलर अकाउंटिंग। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, उस अकाउंटिंग का चैप्टर ही है, उस अकाउंट का टॉपिक ही है, वो है हमारा कंपोजिशन डीलर अकाउंटिंग। कि आप अगर किसी कंपोजिशन डीलर के यहाँ जॉब करते हैं या आप खुद का बिजनेस अगर कंपोजिशन कैटेगरी में आता है तो आप किस तरीके से उस बिजनेस के अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे, जिसकी सारी प्रोसेस थ्योरेटिकल मॉड्यूल सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और फिर हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकल मोड में भी देखेंगे ताकि आपको भी इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप लोगों को कभी इंटरव्यू फेस करना हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलते हैं पर इसे देर न करते हो और शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से आप किसी जॉब में जा रहे हैं और कंपोजिशन अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो हमारा तरीका क्या होगा। तो देखते हैं एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं कि कब कौन सी चीज किस लिए उपयोग में आएगी। उन सारी चीजों को हमें समझना है स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो आज जो हम लोगों का शुरुआत हो रही है वो है हमारी कंपोजिशन डीलर अकाउंटिंग। शुरुआत करते हैं हम इस कंपोजिशन के बारे में। इसे हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसे कंपोजिशन डीलर अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अगर हम चाहें तो इसे कंपोजिशन स्कीम के नाम से भी बोलते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, पर याद रखिएगा कहीं ना कहीं कंपोजिशन का जो वर्ड है ना वो आपको यूज में आएगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप इन चीजों को, इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखिएगा। मैं एक एक पॉइंट को पहले स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूं। लिमिटेशंस ऑफ कंपोजिशन डीलर। भाई कंपोजिशन डीलर कौन होगा, उसके लिए सरकार ने क्या नियम बनाया, कौन जा सकता है। तो यहां पर लिखा कंपोजिशन टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। कौन जा सकता है? ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से तक हो, अप टू एक मतलब 75, हम तो ये बोलते हैं 75 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर है तो आप एलिजिबल हो काय के लिए, कंपोजिशन कैटेगरी में जाने के लिए। ये है हर उस कंपनी के लिए जो इसे एक्सेप्ट करना चाहती है, कंपोजिशन में जाना चाहती है। परंतु 75 लाख का भी रोल है, पर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए होता है। कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए बनाया गया है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन स्टेट के लिए बनाया गया कि अगर इस स्टेट में अप टू 75 लाख तक का प्रावधान है। यानी कि देखिए एक चीज को थोड़ा सा यहां आपको समझा देता हूं मैं। ये जो लिमिटेशन का रोल क्या होता है समझना। आप अगर कंपोजिशन कैटेगरी में जाते हो तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से बिलो है, आप अगर चाहे तो जा सकते हैं कंपोजिशन में। आपके लिए इसमें कंपलसरी का कोई रोल नहीं है। आप रजिस्टर्ड डीलर हो, रजिस्टर्ड डीलर का रोल होता है ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, वो कंपनियों को कंपलसरी है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। मगर कंपोजिशन के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपकी कंपनी को, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और अगर आप ये चाहते हो कि मेरी कंपनी में बहुत सारे आइटम हैं जिसकी मैं अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, एक एक आइटम पे अलग अलग टाइप के जीएसटी लग रहे, तो मैं मेंटेन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं गवर्नमेंट की कंपोजिशन स्कीम ज्वाइन कर लेता हूं। फायदा यह होगा
कि आपको बहुत सारे टेंशन कम हो जाएंगे। कैसे कम होंगे, हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जीएसटी लिमिटेशन से 1.5 करोड़ मैंने 2-3 जगह आप लोगों के लिए स्पेशली लिख दिया कि अगर कंपोजिशन कैटेगरी में कोई भी कंपनी जा सकती है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, वो अपनी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका है कि अगर हम कंपोजिशन कैटेगरी में जाते हैं, याद रखिएगा ये बहुत काम की चीज है, अगर हम कंपोजिशन कैटेगरी में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, अगर हम रजिस्टर्ड कर लेंगे तो जीएसटी लगेगा कैसा और कितना जीएसटी लगेगा, इन सब बातों को समझते हैं। तो अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है या आपका बिजनेस ट्रेडर्स का है, ट्रेडर्स लाइक ट्रेडिंग करने वाले, ट्रेडर कौन कहलाता है, ऐसी कंपनियां जो माल खरीदती है बेचती है, खरीदती है बेचती है, तो ऐसी कंपनियों को बोला जाता है ट्रेडिंग। अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या फिर मान लीजिए आपकी कंपनी ट्रेडर का काम करती है, तो आपको 1% जीएसटी कैटेगरी में डाला जाएगा, मतलब आपको केवल 1% जीएसटी टैक्स लगेगा। पहला पार्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर आपकी कंपनी में अगर आप लोग अगर मैन्युफैक्चर या ट्रेडर कैटेगरी में जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट को माल के टोटल टर्नओवर पे केवल 1% जीएसटी लगेगा। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अभी भी हम लोग कई सारे लोगों से पूछते हैं, उनको ये नहीं पता कि टर्नओवर किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टर्नओवर बेसिकली अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो जो सेल्स होता है हम उसे ही टर्नओवर बोलते हैं। मान लीजिए मैंने 50 लाख का माल खरीदा और उसी माल को अपना मार्जिन और इन सब चीजों के साथ में मैंने 75 लाख रुपए में बेचा और एक व्यक्ति मुझसे आके पूछता है सर आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, तो मैं उस समय जो वर्ड बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरी कंपनी का टर्नओवर 75 लाख का है। तो याद रखिएगा जो सेल्स होता है दिस इज टर्नओवर। तो अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और अगर आप कंपोजिशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कंपोजिशन कैटेगरी में चले जाएंगे। तो कंपोजिशन में जाने से क्या होगा, आपको केवल माल के टोटल टर्नओवर पे 1% देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा टर्नओवर 75 लाख रुपए का है तो मुझे 75 लाख रुपए का केवल 1% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर मेरा 70 लाख का है तो मुझे 1% जीएसटी देना पड़ेगा, मात्र मुझे देना पड़ेगा 7,000 रुपया देना पड़ेगा। मगर ये करने का तरीका क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते हैं। नंबर 2, अगर आपकी कंपनी रेस्टोरेंट है या नॉट सर्विंग ऑफ अल्कोहल, मतलब हम अल्कोहल का काम करते मगर सर्व नहीं करते, अल्कोहल नहीं बेचते, तो आप ऐसी होटल जो अल्कोहल का यूज नहीं करेगी, ऐसी कंपनियों को 5% कैटेगरी में डाला है। ऐसी कंपनियों को 5% जीएसटी टैक्स लगेगा। मान लीजिए मेरा होटल है जहां पर शाकाहारी होटल या कुछ भी मैं माल खरीदता लाता हूं, बेचता हूं, कंज्यूमर से पैसा आता है, तो मुझे उस पर 5% जीएसटी लगेगा। अगर मैं होटल का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में जाता हूं, मान लीजिए मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और अगर मैं कंपोजिशन कैटेगरी में चले जाऊंगा तो मुझे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 6% जीएसटी टैक्स लगेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने साल भर में अगर 10 लाख की फीस मेरे पास आई तो उसका मुझे गवर्नमेंट को 1% देना पड़ेगा। वाई दी वे अगर मैं कंपोजिशन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता हूं तो गुड्स कैटेगरी के लिए 1%, 5%, और सर्विस कैटेगरी में अगर मैं जाता हूं, सर्विस प्रोवाइडर में सब लोग आ जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी, सर्विस, एडवर्टाइजमेंट कंपनी आ गई, इवेंट्स वाली कंपनी आ गई, होटल्स आ गया, ये सारे इस सर्विस कैटेगरी के अंदर आता है। जब मैं आपको सर्विस टैक्स पढ़ाऊंगा इसके बारे में जरूर बताऊंगा। अगर मैं कंपोजिशन कैटेगरी में, अगर मेरी कंपनी को मैं कंपोजिशन कैटेगरी में अगर ले जाऊंगा तो मुझे केवल 6% जीएसटी, 6% जीएसटी लगेगा। इसके बाद में अगर एक और होता है हमारा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स
इंक्लूडिंग बिल्डिंग के लिए जो ईंटें लगती है उसका हो, या फिर सिमिलर आप और भी अर्थ, ये आ गया अर्थिंग, रूफिंग, टाइल्स वगैरह, इनको भी 6%। अगर मैं एक और कैटेगरी आ जाती है, अगर कंपोजिशन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता हूं बिल्डिंग के मटेरियल से रिलेटेड, तो भी गवर्नमेंट ने उसके लिए एक 6% का रखा है। आपको रियल लाइफ में जो ज्यादातर उपयोग आएगा वो आएगा 99%। ध्यान रखिएगा, आपको यही ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि आप जब जॉब करने जाते हो तो मैक्सिमम यही होता है कि आप ट्रेडिंग वाले बिजनेस में ही जॉब करते हो, यानी कि वो लोग, वो कंपनियां जो माल परचेस करती है और उस माल को बेचती है। पर इसके अलावा भी आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए कि अगर 6% जीएसटी है, इसका मतलब 3% सीजी, 3% एसजी। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा 6% का मतलब है सीजीएसटी और एसजीएसटी 12%, ऐसा नहीं है। ये अगर 6% जीएसटी है, इसका मतलब है इसमें 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। इसी तरीके से हम एक एक चीज को देखते आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आता है कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। इस जीएसटी कंपोजिशन अगर स्कीम में अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाती है तो उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना पड़ेगी, कौन जा सकता है कंपोजिशन कैटेगरी में, उसके लिए क्या लिमिटेशंस बनाया गया, इन्हीं चीजों को देखते हैं। यहां पर लिखा है ए बिजनेस टू अप्लाई रूल्स एज पर द कंपोजिशन स्कीम। 99% लोग इसे कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं, हम इसे कंपोजिशन डीलर भी बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं। पहली कंडीशन होती है कौन कौन जा सकता है, नो टैक्स कलेक्ट क्रेडिट क्लेम। अगर कंपोजिशन डीलर है तो वो अपने टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैसे भी कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करता। नो इंटर स्टेट सप्लाई विल बी डन। एक दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपोजिशन डीलर अगर आप हो तो अपना माल, अपनी कंपनी का माल किसी अनदर स्टेट, किसी दूसरे राज्य में आप नहीं बेच सकते। तो एक तो आपके सामने बहुत बड़ा टेंशन ये है कि अगर आपकी कंपनी कंपोजिशन कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवा ली तो आप अपना माल किसी दूसरे राज्य को सेल नहीं कर सकते। तीसरे पॉइंट में नो जीएसटी एक्सेम्प्ट गुड कैन बी सप्लाई। जो कर मुक्त आइटम्स होते हैं उन्हें एक्सेम्प्ट गुड्स जो होते हैं वो भी हम लोग नहीं सेल कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अस पर द कंपोजिशन स्कीम रूल्स पेड नॉर्मल जीएसटी रेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फिर आ जाता है टैक्सेबल पर्सन हैज मल्टीपल सेगमेंट बिजनेस अंडर द वन सेप। एक पेन कार्ड के ऊपर वह मल्टीपल बिजनेस कर सकता है। जैसे मैं कंप्यूटर भी सिखा दूं, मैं कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर बेचने भी लग जाऊं, अगर मेरा टीवी की दुकान है वो, तो एक पेन कार्ड के ऊपर आप मल्टीपल सेगमेंट पे भी काम कर सकते हैं अगर आप कंपोजिशन कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वे कंपोजिशन इज अ टैक्सेबल पर्सन। अगर कंपोजिशन दुकानदार अगर आप हो तो आपको अपने साइन बोर्ड के ऊपर, यानी अपने दुकान के बोर्ड के ऊपर आपको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट की रूल है, पर कई लोग इसे फॉलो नहीं करते, बट फिर भी बता देता हूं कि दुकानों के ऊपर लिखा रहता है कंपोजिशन डीलर इज अ टैक्सेबल पर्सन। और इसके ऊपर इसका एक सबसे बड़ा एक कारण और समझिएगा, ऐसा इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कई बार क्या होता है, आप दुकान पे गए और आपने माल खरीदा और दुकानदार एक्चुअल में कंपोजिशन डीलर है और उसने आपको बोला कि भैया मैं आपसे 18% जीएसटी भी लूंगा, तो वो एक गलत रूल हो जाएगा और आपने कभी देखा नहीं और आपने उसको 18% जीएसटी हो गया। तो इस कारण से गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आप अपने साइन बोर्ड, अपनी दुकान के ऊपर जो बोर्ड है उसके ऊपर लिखिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। दूसरी बात होती है कि जो भी बिल दिया जाएगा उसके ऊपर भी आपको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ पॉइंट जो मेन है वो मैंने आपको बताया। पहला मेरा एक ओरली में आपको पॉइंट बता देता हूं, कंपोजिशन डीलर को माल के टोटल टर्नओवर पे गवर्नमेंट को 1% जीएसटी देना पड़ता है। दूसरा, कोई भी कंपोजिशन डीलर अपना माल किसी दूसरे राज्य में नहीं बेच सकता। तीसरा पॉइंट, कोई भी कंपोजिशन डीलर अपने कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। कंपोजिशन डीलर को अपनी दुकान के ऊपर, शॉप के ऊपर
कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखवाना जरूरी है। एक ही पेन कार्ड के ऊपर आप मल्टीपल सेगमेंट्स में काम कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें जो होती है वो हमारे काम की होती है और उन काम को आपको उन पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहां तक हो सकता है हम आपको छोटे छोटे पॉइंट से इसलिए बताते हैं कि वाई दी वे इन फ्यूचर आप अगर कभी जॉब करते हैं या कभी डिबेट हो जाए आपके दो दोस्तों के बीच में या बिजनेसमैन के बीच में, तो कम से कम आप कंपोजिशन के ऊपर एक बहुत अच्छा लेक्चर भी दे सकते हैं और जब सकते हैं जब आप लोग खुद भी उन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। अगला आता है जीएसटी और कंपोजिशन स्कीम नॉन एलिजिबल। भाई इस स्कीम के अंदर कौन व्यक्ति नहीं जा सकता, कौन व्यक्ति इसमें नहीं जा सकता। पहली कंडीशन होती है कि सप्लायर ऑफ एक्सेप्ट गुड्स एंड नॉट सर्विसेज, यानी एक्सेप्ट वाले कर मुक्त वाले होते हैं वो लोग नहीं जा सकते, उन प्रोडक्ट का आप लेन देन नहीं कर सकते। पान मसाला आइसक्रीम टोबैको मैन्युफैक्चरिंग वाले ये लोग भी नहीं जा सकते। यानी मान लीजिए जैसे मैंने आपको शेष पढ़ाया था, अगर आपका बिजनेस पान मसाले का है यानी पाउच का, अगर आपका आइसक्रीम का बिजनेस है या फिर आपका तंबाकू का बिजनेस है, तो आप कंपोजिशन कैटेगरी में अपने बिजनेस को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तीसरा होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये भी नहीं जा सकते। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है कि मैं एक सेलर पॉइंट हूं, मैं अमेजॉन से बाल खरीदता हूं और कंज्यूमर को बेच रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाता है, या फिर मैं खुद एक ई कॉमर्स कंपनी हूं तो मैं कंपोजिशन कैटेगरी में नहीं जाते, क्योंकि यहां पर एक डिफरेंट सेगमेंट चलता है जिसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। दूसरा एक नॉन रेसिडेंशियल पर्सन जो होता है, जिसे फॉरेन कंपनी का इंडिया में अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो भी कंपोजिशन में नहीं जा सकता। एंड सर्विस प्रोवाइडर नॉट इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट एंड अदर रिलेटेड बिजनेस, अगर रेस्टोरेंट बिजनेस वाले भी है तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते अगर सर्विस कैटेगरी का है। ऐसे पॉइंट्स के लिए आपको धीरे धीरे एक एक चीजों को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। काम करना बहुत ईजी है, टेली के अंदर आप कंपोजिशन अकाउंटिंग करेंगे बहुत ईजी है, बट आपको उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मैंने आपके लिए स्पेशली छोटे छोटे से पॉइंट निकाले जो कि आप कभी भी एक्सप्लेन कर सकते। अब लिखा रिटर्न टू बी फिल्ड बाय कंपोजिशन डीलर। याद रखिए अभी तक आप जितने दिन से पढ़ रहे थे रेगुलर डीलर अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, तो रेगुलर डीलर अकाउंटिंग को एक रिपोर्ट देना पड़ती है, ये लिखा है GSTR1। अगर रेगुलर दुकानदार अगर होता है जो अभी अपन इतने दिन से पढ़ रहे हैं, नॉर्मल डीलर मींस होता है रेगुलर या जिसको बोलते हैं आप रजिस्टर्ड। एक ही बात है, ये तीनों एक ही हो गया। तो अगर आपको देना पड़ेगी GSTR1 रिपोर्ट, ये देना पड़ेगी, और एक देना पड़ेगी GSTR3B रिपोर्ट, आपको देना पड़ेगी GSTR3B रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ती जितने दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये लिखा GSTR3B और GSTR1 और एनुअल रिटर्न के रूप में GSTR9, ये तीन रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ती है। परंतु अगर आप कंपोजिशन कैटेगरी के अंदर वर्क करते हो तो आपको देना पड़ेगी क्वार्टरली, 3 महीने की 3 महीने जो देना पड़ेगी क्वार्टरली रिपोर्ट, वो देना पड़ेगी GSTR4 और एनुअल रिपोर्ट के रिटर्न के रूप में देना पड़ेगी GSTR9A। मतलब हम इसको बोलते हैं 9A और इसको बोलते हैं GSTR4 रिपोर्ट, ये इनके नाम होते हैं। यार रिपोर्ट का मतलब ही होता है कि जो गवर्नमेंट को हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो जो फाइलिंग रिपोर्ट्स होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस का पूरा डिटेल्स होती है, उन्हीं रिपोर्ट्स को हम लोग GST रिपोर्ट में इन्वॉल्व करेंगे। याद रखिएगा दो ही व्यक्ति होते बिजनेस में जिन्हें GST नंबर ले, एक होता है रजिस्टर्ड डीलर और दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर। पर दोनों के लिए भी एक नियम कानून बनाए गए। रजिस्टर्ड डीलर का टर्नओवर अगर 40 लाख से ज्यादा है तो वो GST कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है। उसे अगर आप उसके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो उसे GSTR1 रिपोर्ट मंथली देना पड़ेगी, और अगर उनका बिजनेस 1.5 करोड़ से
अगर कम है तो फिर अगर उनको 3 महीने की 3 महीने देना पड़ेगी और फाइनल रिपोर्ट के रूप में वो देना पड़ेगी। ये इस तरीके से ये हमारी दो चीजें होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम कंपोजिशन में हैं तो जो हमको देना पड़ती है क्वार्टरली 3 महीने की 3 महीने वो GSTR4, और ये जो देना पड़ती एनुअल वो GSTR1 रिपोर्ट आपको देना पड़ती है। इस तरीके से हम इन चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इन्हीं चीजों से निकल के अब हम समझते हैं कि भाई ये थ्योरी तो हमने समझ ली है, सारी चीजें समझ ली है, परंतु अब मेन पार्ट आ जाता है कि आपको टेली में कैसे करना है। और टेली में कैसे करना है ये आ गया तो फिर क्या बात है, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है। वैसे तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक कंपनी हूं, मैं हूं एक नेटलिंक कंपनी, और मैं कौन हूं, तो मैंने बोला कि मैं एक कंपोजिशन डीलर अकाउंटिंग हूं। मैं एक कंपनी हूं कंपोजिशन कैटेगरी का। अब मैं मान लीजिए मैं जो माल खरीदता हूं वो खरीदता हूं भोपाल की किसी कंपनी से। मैं भोपाल की कंपनी से माल खरीदता हूं, यानी मैं इससे परचेस करूंगा और मैं इसी प्रोडक्ट को खरीदा। मैंने मान लीजिए मैंने 10 टीवी परचेस करे, एक टीवी 10,000 रुपए की है, तो मैंने इस तरीके से 10 खरीदी तो टोटल मेरा माल 1 लाख रुपए का बना। क्यों बना? क्योंकि 1 लाख रुपए का माल प्लस 18% GST मुझे लगने के बाद यह 18,000 हो गया, तो मेरा जो माल बना वो बना 1,18,000 रुपए का बना। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूं तो मुझे CGST प्लस SGST लगा अपने आइटम पे, क्योंकि जो व्यक्ति ये वाली जो कंपनी है ना, ये तो कंपोजिशन डीलर नहीं है, ये जो है हमारा वो है रेगुलर डीलर, यानी रजिस्टर्ड डीलर है। तो इस कंपनी ने तो मुझे टैक्स लगा के टोटल माल मुझे दिया 1,18,000 रुपए में मुझे माल प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, थोड़ा यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, टोटल माल 1,18,000 रुपए में मेरी शॉप पर पहुंच गया। परंतु अब यह जो माल है मैं बेचने वाला हूं इंदौर की एक कंपनी को। अब ये रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कंज्यूमर हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब यही टीवी मैंने, ये 10 टीवी मैंने इनको बेचे, इंटू 15,000 रुपए के रेट पे बेचे, तो टोटल माल हो गया इनका 1.5 लाख रुपए का। याद रखिए, जब हम कंज्यूमर को माल बेचेंगे तो आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, गलती भी नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर CGST SGST अगर लगाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल 1.5 लाख का 1% जो टैक्स बनता है मात्र 1,500 रुपया मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मात्र 1,500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब आप समझ गए कितना इजी हो गया। परंतु आपको ये टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये टैक्स तो मैं पे करूंगा। ये कौन टैक्स पे करेगा? मैं करूंगा, कंज्यूमर से टैक्स नहीं ले रहे। और जब मैं कंज्यूमर को माल बेचूंगा तो उसके बिल के ऊपर लिखा रहेगा बिल्स ऑफ सप्लाई। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मैंने केवल माल सप्लाई किया है, वो भी मैंने 1.5 लाख रुपए का सप्लाई किया है, और ये जो टैक्स पे करेगा, ये टैक्स पे करेगी कंपनी। लाइक मेरी कंपनी है तो ये काम पे करेगी नेटलिंक कंपनी, कोई भी कंज्यूमर इस पेमेंट को नहीं करेगा। तो ये पॉइंट समझना, जब मैंने खरीदा तो मुझे 18% टैक्स लगकर
प्रोडक्ट आया और इसीलिए मेरे बिल के ऊपर लिखा हुआ था टैक्स इनवॉइस। जब मैंने खरीदा तो मेरे बिल पे लिखा है टैक्स इनवॉइस, पर मैंने जब माल बेचा तो उस बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा रहेगा, उस बिल के ऊपर लिखा रहेगा सिर्फ बिल्स ऑफ सप्लाई। मतलब यही हुआ कि आप कंज्यूमर को केवल माल सप्लाई कर रहे हो और आपने जब माल खरीदा था तब आप टैक्स देके आए थे, परंतु अब इन चीजों को अगर हम कंप्यूटर में इन्वॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान देना है, कैसे कैसे अकाउंटिंग करना है। तो चलते हैं अब हम इन चीजों के लिए, स्पेशली फॉर उन चीजों के लिए जहां पर हमें इस अकाउंटिंग को देखना है, इन अकाउंटिंग को हमें पेमेंट कर देखना कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग का तरीका कि किस तरीके से आप काम करेंगे। अब कंपोजिशन अकाउंटिंग को अगर मैं सही मायने में बोलूं तो करना तो बहुत ईजी है, पर कैसे करना ईजी है, मेरी स्टेप को समझना। जो थ्योरी पढ़ाई वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में बताना है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई रोज थ्योरी नहीं पूछने वाला है, आपको तो रोज प्रैक्टिकल करना है। बट मुझे आपको एक बार जरूर बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस लिए कैसे कैसे हम लोग उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले माय कंपोजिशन कंपनी मैंने डाला, माय कंपोजिशन कंपनी इंदौर रोड खंडवा। ओके, मैंने यहाँ स्टेट डाल दिया मध्य प्रदेश, पिन कोड डाल दिया, जो भी डिटेल है पूरी कॉमन चीजें डाल के आ जाओ। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने कंपनी पहले से भी बना सकता था, पर मुझे आपको कुछ चीज सिखाना था, इसलिए अब कंपनी को बनाने के बाद जब आप जीएसटी में जाओगे तो अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इतने दिनों से आप एक रजिस्टर्ड एक रेगुलर डीलर थे, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अब आप ध्यान से देखिएगा अब कहां क्या करना है। मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं एक रेगुलर डीलर था इतने दिनों से मैं एक रेगुलर डीलर था, बट आज मैं बनने वाला हूं कंपोजिशन। तो मैंने क्या करा, यहां पर हम गए और हम क्या करने वाले हैं, अब बन गए कंपोजिशन। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कंपोजिशन किया तो यहां पर 1% ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि टेली बनाने वालों ने उनको पता है कि बिजनेस में 90% जो होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं, और कॉमन वर्ड है ट्रेडर्स के लिए कि वो 1% कैटेगरी में आते ही हैं। तो मैं यहां पर जाने के बाद मैंने यहां जीएसटी नंबर डाला, मैंने मन से डाल दिया 23AABDD 9048G1ZT, ये मैंने डाल के आ गया। और टैक्स रेट वाई दी वे, मान लीजिए आप और किसी बिजनेस में होते हैं, अगर आपको कहीं पर 5% लगता या कहीं पर 6% लगता तो आप अपनी इच्छा से यहां पर चेंज कर सकते। बट आप अब नहीं 99% एक ट्रेडर होते हो, और अगर आप ट्रेडर होते हो तो आपको यहां पर 1% रखना है। बाकी अभी किसी ऑप्शन को यस करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा फॉर्म है, याद हो जाएगा आपके दिमाग में, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हो, उससे कोई बदल नहीं सकते। कंपोजिशन डीलर हो, साथ में आपका यहां पर जीएसटी नंबर आ जाएगा। इन्हीं चीजों को जैसे आप यस करेंगे, यस करके आप आ जाइए एकदम बाहर, प्रॉपर एग्जिट कर दिया। अब आपको डालना है वो लेजर जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे अब हम लोग काम करने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, मैं तुरंत लेजर भी डालूंगा। तो मैं जा रहा हूं अकाउंटिंग में, मैंने जैसे परचेस किया, मान लीजिए मैं एक कंपोजिशन दुकानदार हूं, मुझे माल तो टैक्स लग के आ रहा है, पर मैं टैक्स लगा के बेच नहीं सकता। यही मेन कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिशन दुकानदार का। तो चलिए, अभी मेरे पास कोई आइटम लेना है तो आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहां चेंज मोड में गया, मैंने यहां पर आइटम ले लिया। मैं आपको गुड्स वाइज भी बताने वाला हूं कंपोजिशन, और आइटम वाइज भी बताने वाला हूं। पहले मैं आपको आइटम वाला बता दूं। मान लीजिए मैंने एक कंपनी लिखा यहां पर, या जो भी जहां से भी मैं माल परचेस कर रहा हूं, और मैं मान लीजिए कंपोजिशन दुकानदार हूं, तो मुझे किन बातों को ध्यान रखना है। मैंने यहां लिखा राज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर से,
अब ये कोई भी हो, ये ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी से आप माल खरीद रहे वो कोई भी हो, वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कंज्यूमर हो, आपको कोई मतलब नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना उसका जो बिल आ रहा है वो टैक्स लग के आ रहा है, तो टैक्स लगा के एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है रेगुलर। अगर वो भी कंपोजिशन दुकानदार होता तो आपको टैक्स लगा के नहीं बेचेगा। मैंने यहीं पर जाके एंटर किया, ये हुआ, मैंने उस दुकानदार का नाम लिखा जिससे मैं माल खरीदता हूं। मैंने यहां पर लेजर डाला, परचेस अकाउंट, और परचेस लेजर को मैं जो जोड़ूंगा वो परचेस से ही जोड़ूंगा। अभी आपको यहां पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, मैं आपको कंपोजिशन डीलर अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। कौन से आइटम आप खरीद रहे हो जो कंपोजिशन कैटेगरी में आता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया, मान लीजिए सिम्फनी कंपनी के कूलर खरीद रहा हूं, और मैंने यहां पर सिम्फनी कंपनी के कूलर खरीदे, या फिर हमने एलजी कंपनी के टीवी खरीदे, जो कि ग्रुप आ जाएगा मेरा टीवी। अब टीवी पे कितना % टैक्स लगता है, मैं टैक्स लगा के बेचूंगा नहीं, पर मुझे टैक्स लग के आ तो रहा है, तो मैंने यहां एंटर किया, स्पेसिफाई हेयर कर दिया, HSN कोड भी डाल दिया, और मैंने यहां लिख भी दिया टीवी। इसके बाद यहां पर जाता हूं मैं, यहां पर जाने के बाद आपको करना है द स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर। जब आप माल खरीद रहे आपको कितना % जीएसटी लग के आ रहा है, मैंने बोला मुझे 18% जीएसटी आ रहा है। बस इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस एंटर करना है। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग रोज वो यही पढ़ रहे हैं कि परचेस के समय भी आपको जीएसटी कैसे लगाना है, मैंने एंटर कर दिया। अब इस आइटम में कई बार ऐसा होता है सर हमको हमारे यहाँ तो कैटेगरी नहीं आती है, तो आप F12 बटन दबा दीजिए, और F12 बटन दबाने के बाद यहां पर आपको कैटेगरी ऑप्शन दिखेगा, यस कर दीजिए, ताकि अगर आपको ऐसा लगे तो आप यहां पर ये कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहां पर डाल दिया एलजी कंपनी डाल दिया, यूनिट पे गया, मैंने यहां पीसेस डाल दिया। कॉमन चीजें होती है, जो कुछ चीजें बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। ये कॉमन चीजें होती है जो हमने कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जब आपकी कंपनी है तो कंपोजिशन कंपनी, पर जब माल खरीदती है तो टैक्स लग के आया। मैंने 10 टीवी खरीदे, एक टीवी मुझे 10,000 रुपये का पड़ा। और यहां ध्यान रखिएगा, गलती जो होगी वो आपकी यहां होगी, तो यहां पर आपको जाना है, स्पेसिफाई हेयर पे जाना है, और जो व्यक्ति यहां नहीं जाएगा, अगर उसने इसी पे एंटर कर दिया तो 99% टैक्स नहीं लगेगा। तो याद रखिए, स्पेसिफाई हेयर कर दिया, जीएसटी कर दिया, और यहां भी स्पेसिफाई कर दिया कि जब आप माल परचेस करते हैं तो आपको कितना % टैक्स लगता है, क्योंकि खरीदते समय टैक्स लगता है, बेचते समय टैक्स नहीं लगता। मैंने यहां पर CGST डाला, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाएंगे, अगेन जीएसटी में जाएंगे, और C फॉर हुआ सेंट्रल टैक्स। ये देखिए 9,000, अगेन यहां पर भी गए हम, SGST आया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आया, हमने स्टेट टैक्स से जोड़ दिया, ये आ गया। पर यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग टेली के पुराने वर्जन टेली ERP में काम करेंगे ना, तो परचेस करते समय आपको CGST SGST लेजर का ग्रुप देना पड़ता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद आप परचेस के समय टैक्स लगा लेते थे। बट अब याद रखिएगा आपको क्या क्या चीजों को ध्यान देना है। अभी मैंने जो अगर आप टेली प्राइम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको परचेस के समय टैक्स लग के आया। जो माल 1 लाख रुपए का था वो आया मेरा 1,18,000 रुपए में। टोटल माल मेरी शॉप के ऊपर पहुंचा, मैंने इसको एंटर करके आ गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने माल खरीदा, टोटल 1,18,000 का माल मैंने खरीदा। अब यही माल जब मैं बेचूंगा, लाइक सेल करूंगा, तो याद रखिए मैं टैक्स लगा के बेच नहीं सकता, कोशिश भी करूंगा तो बिकेगा, बेच नहीं सकता। मैंने यहां पर कर दिया मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा, ये मेरा डेटर्स है, तो मैंने इसको डेटर्स कैटेगरी से जोड़ा और कंट्रोल दबा के ए कर दिया। सेम वही प्रोसेस कर रहा हूं, मैंने सेल किया, ये देखिए सिंपल सा सेल है, कुछ भी नहीं करना है। आपने परचेस किया था, क्या परचेस किया था, एलजी के 10 टीवी आपने परचेस किए हुए, आप ही खुद देख रहे होंगे। 10 टीवी अगर मैंने बेचे, उन 10 टीवी को मैंने यहां जैसे एंटर किया, एक टीवी कितने का है, मैंने एक टीवी बोला,
15,000 रुपए का है, एंटर किया, टोटल कितने का यहाँ पर स्पेसिफाई करिए, यहाँ स्पेसिफाई करा तो टोटल 1.5 लाख रुपए का माल है। पर अब देखो गलती करने की मैं कोशिश करूं, मैं यहां लगा रहा हूं CGST, लगेगा नहीं, मैं यहां लगा रहा हूं SGST, लगेगा नहीं, क्योंकि नियम ही यही होता है कि कोई भी कंपोजिशन डीलर अपने कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। और आपको इस बिल का प्रीव्यू दिखाता हूं जो डिफरेंट करता है, आपको सबसे अलग करता है। अल्टर के साथ P बटन दबाना, करंट पे जाना और यहां पर क्लिक करना, प्रीव्यू करना, और आप एक मेरे वर्ड को ध्यान से देखिएगा, क्या पहचान है कंपोजिशन की। तो देखिए बिल के ऊपर लिखा, जब मैं कंज्यूमर को बिल दे रहा हूं तो बिल के ऊपर लिखा है बिल्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपने कंज्यूमर को केवल बिल सप्लाई किया है, टैक्स कलेक्ट नहीं किया है। यहां पर लिखा है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन दुकानदार एक टैक्सेबल पर्सन होता है, ये लिखा है, एंड नॉट एलिजिबल कलेक्ट टैक्स ऑफ सप्लाई, परंतु वह टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ये बातों को ध्यान रखिएगा, ये लिखा है जो वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं हूं कंपनी कंपोजिशन, जिसको बेच रहा हूं वो ये है, और जब आप इसके आइटम की लिस्ट देखेंगे 1.5 लाख रुपए का बेचा, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, टैक्स लगेगा नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी कंपोजिशन डीलर अपने दुकानदार से टैक्स कलेक्ट नहीं करता। इस तरीके से मेरी कंपनी बनकर तैयार हो गई। एक प्रायोरिटी, एक चीज जो मैंने यहां पर आपको स्पेशली बताई, उस बात को ध्यान रखिएगा। माल को परचेस करते समय हमें टैक्स लग के आएगा, मगर बेचते समय हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते। ये वर्ड जो हुआ वो आइटम के लिए हुआ, परंतु हमारा आपको पता होगा कि बिजनेस में कुछ ऐसी कंपनियां भी होती है जो होती तो कंपोजिशन है, ऐसी कंपनियां जो होती तो कंपोजिशन है, परंतु अपने बिजनेस का स्टॉक मेंटेन नहीं करते, यानी कि वो अपना बिजनेस गुड्स वाइज करते, जो कि मैंने आपको एमआरपी के बाद जस्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको गुड्स वाइज जीएसटी पढ़ाया था। मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में जॉब करने गए जो है तो कंपोजिशन, परंतु वो अपने बिजनेस का स्टॉक मेंटेन नहीं करती। समझिए कैसे अकाउंटिंग करना है। आप जाएंगे, परचेज बटन दबाएंगे। ऐसी कंपनी के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप एक राज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिससे आप माल खरीदते हो, ठीक है, ये राज इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमने यहां पर गए, फिर हमने यहां पर किया, परचेस किया, मैंने माल परचेस किया, परंतु कंपोजिशन कंपनी हूं, मेरे पास माल नहीं है, मैं आइटम वाइज मेंटेन नहीं करता, तो मैं काम करता हूं यहां पर चेंज मोड करके जाता हूं अकाउंट इनवाइस में। मतलब सिंपल सा हुआ कि मैं एक कंपनी हूं कंपोजिशन और अपने बिजनेस का स्टॉक मेंटेन नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन पे परचेस करते समय मुझे मान लीजिए जो माल आ रहा है वो 12% जीएसटी के साथ आ रहा है, तो अल्टर सी करना, यहां पर करना परचेस 12% वाला, और यहां पर हम चले जाएंगे, परचेज बटन दबाएंगे। बस यहां पर जाके थोड़ा सा आपको ये सेटिंग करना है जो कि मैंने लास्ट डे भी बताया था आपको। यहां पर आइटम में मैंने लिख दिया परचेस 12% जीएसटी गुड्स, ये लिख दिया, यानी कि आप कंपोजिशन में बिना इन्वेंट्री वाले आइटम को भी इन्वॉल्व कर सकते। कितना परसेंट टैक्स लगता है, 12%। तो ये देखिए मैंने 12% का टैक्स वाला आइटम के लिए एक लेजर बनाया, और क्या इसमें भी इंक्लूसिव लगता है, तो मैंने कहा नहीं इसमें एडिशनल लगता है मान लो। और मैंने 1 लाख रुपए का माल परचेस किया, आप खुद ही देखेंगे 1 लाख रुपए का मैंने माल परचेस किया। यहां पर जाऊंगा, अब सीजीएसटी भी लग गया, एसजीएसटी भी लग गया। यहां पर आइटम मैंने नहीं दिया, देखिए कोई आइटम नहीं है, बस मैंने लास्ट डे भी यही बताया था गुड्स वाइज, तो आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, माल का कोई नाम नहीं है, उसमें बहुत सारे माल इन्वॉल्व है, तो मेरे पास 1,12,000 रुपए में माल आया। पर आप भी जानते हैं जब मैं सेल करूंगा तो उस समय वैसे भी 1% लगता है, तो इस समय मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने मान लीजिए मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा, मोहित मेरा डेटर से
तो मैंने मोहित इलेक्ट्रॉनिक को माल बेचा, माल का कोई नाम नहीं है, तो मैं बस इतना करने वाला हूँ, सिर्फ सेल्स करूँगा। मैंने वही माल 1,75,000 रुपये में बेचा, बस आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है, नहीं तो नहीं लगेगा कंपोजिशन में टैक्स। बस इतना करने के बाद आप आ जाइए बाहर। अब आपने जितना भी कुछ किया यहाँ पर टैक्स कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, एंटर करके बाहर आ जाइए। अब आपको पता चलेगा कि आपका टोटल टैक्स कितना बनता है। तो आप जाइएगा, बैलेंस शीट के पहले आपको देखना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना, यहाँ पर दिखाई देगी आपको स्टेटरी रिपोर्ट दिखाई देगी, और इस स्टेटरी रिपोर्ट में जीएसटीआर रिपोर्ट में जाना। याद रखिएगा 3 महीने की 3 महीने जो गवर्नमेंट को हम रिपोर्ट देते हैं वह होती है GSTR 4, और ईयरली रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे वो आ जाएगी रिपोर्ट 08 नंबर रिपोर्ट आ जाएगी। मान लीजिए मैंने GSTR 4 में गया और आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर इतने सारी वैल्यू है पर एक भी चीज़ मेरी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैंने कुछ गलतियां करी होगी, और वो गलतियां होगी मैं यहाँ पर गया, मैंने एंटर किया ट्रांजैक्शन विथ इनकम्प्लीट मिसमैच। कंप्यूटर बोल रहा है कि आपने मोहित को माल तो बेचा पर उसका जीएसटी नंबर तो आपने डालना था। आपको याद होगा कि मैंने जीएसटी नंबर मोहित का नहीं डाला, तो मुझे मोहित का जीएसटी नंबर डालना चाहिए। अभी मैं मन से डाल देता हूँ 23ABCC 9048G1ZT। अगर नहीं डाला है तो ऐसी मिस्टेक्स बनेगी, और आप भी ध्यान रखिएगा अगर ऐसी मिस्टेक बनेगी तो आपकी एंट्रियों का टोटल जो भी है वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। बस इतना करके आप आ जाओ। एक एक एंट्री आपकी रिजॉल्व होते चले जाएगी, ये देखिए। या फिर आप यहाँ कर दीजिए एक्सेप्ट इज, ये आ जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, क्योंकि क्या होता है टेली ERP तक ये सब कुछ चल जाता था, मगर अब नहीं चलता, क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो इन सब चीज़ों को इनवैलिड बताता है। यहाँ पर जाना है आपको, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को प्रॉपर करके आइए। कभी भी याद रखिएगा कंपोजिशन डीलर की अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, एरर आ जाएगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंपनी आर इनवैलिड। तो यहाँ पर हमने जो भी कंपनी की डिटेल डाली है उसको पूरी फुलफिल करना पड़ेगी। कोशिश करिएगा एक सही जीएसटी नंबर अगर आपके पास होगा, कोई सा भी गूगल से सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पर डाल दीजिएगा। अभी मेरे पास एक जीएसटी नंबर नहीं है इसलिए मेरे को मिस्टेक आ रही है, 23ABCC 9048G1ZT। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बस एक प्रॉपर वे में एक सिस्टेमेटिकली हर एक चीज़ आपको देना पड़ेगी ताकि आपको एरर नहीं आए, क्योंकि सेल करते समय आपको माल के टोटल टर्नओवर पे यहाँ पर आ जाती है। इतना करना है, और इतना करने के बाद आपको कंप्यूटर टोटल यहाँ पर रिपोर्ट बता देगा कि टोटल माल के ऊपर कितना टैक्स लगा। अभी हमारे पास जीएसटी के नहीं है, अदरवाइज यहाँ भी आपको प्रॉपर वे में सिस्टेमेटिकली हर रिपोर्ट का डेटा आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर किसी भी तरीके की आपको ऐसा आ जाए, मैं आपको एक कंपनी बता देता हूँ जिसके अंदर हमने इस तरीके की चीज़ों को अभी हमने यूज़ किया है, जिसमें हम जाते हैं हमारी रिपोर्ट कैसे दिखेगी। स्टेटरी रिपोर्ट में GSTR 4 में जाएंगे तो इस तरीके से अगर मैं प्रॉपर सारी चीज़ों को ठीक कर देता हूं तो आपको कंप्यूटर ये बताएगा कि 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उस पर इतना इतना टैक्स लगा, तो आपको टोटल माल के टर्नओवर पे कितना टैक्स लगा है वो भी आपको कंप्यूटर प्रॉपर बता देगा। आपका टोटल टर्नओवर था 1,20,000 का, जिसके ऊपर केवल गवर्नमेंट को 1% टैक्स देना है। आपको ये एनुअल रिपोर्ट पे गए हमने एंटर किया, आप खुद देखिए टोटल 1,20,000 का है, जिसमें 1,200 रुपया टैक्स है, 600 CGST 600 SGST। इस तरीके से आपको मेंटेन करना पड़ता है। मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दोनों चीज बता दी। अगर आप आइटम वाइज भी जीएसटी मेंटेन कर सकते हैं, आप गुड्स वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं, और आपको बस इसी तरीके से रिपोर्टिंग करना है। इसका टैक्स कैसा पेमेंट करते हैं, एक क्लास आपकी ऐसी होगी जिसके अंदर मैं आपको केवल जीएसटी टैक्स रिपोर्ट जो करते हैं उसकी एक डमी आपको एक क्लास करवा दूंगा, जिसके अंदर आपको टैक्स रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं
GSTR रिपोर्ट पेमेंट कैसे करते हैं, इस प्रकार से हम वन बाय वन एक एक करके चीज़ों को सीख जाते हैं। देखिए, मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं। मैंने आपको अभी बोला कि अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं जो मैंने ऊपर लिखी, और अगर आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर कंप्यूटर क्यों एरर देगा, क्योंकि आपने अभी जो जितने भी GST नंबर डाले वो सब गलत है। और गलत है, एक तो मेरा है, और जब तक आपका GST नंबर सही नहीं होगा, टेली प्राइम के अंदर आपका डेटा रिकॉन्सिल नहीं होगा। जैसे आप खुद देखिए, मैंने एक कंपनी बनाई, उसके अंदर देख रहे हैं आप, ये रखा है। तो याद रखिएगा, गूगल से जाइएगा, कुछ GST नंबर सर्च कर लीजिएगा, और वही GST नंबर अगर आप डालेंगे तो वेरी बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको GST नंबर वहां पर मिल जाता। क्योंकि प्राइम के अंदर टेली ने बहुत कुछ अपडेट किया है, उसका ऐसा किया कि अगर आप एक ही GST नंबर को बार बार अगर कंज्यूमर के लिए भी यूज कर रहे हैं, कस्टमर के लिए भी यूज कर रहे हैं, सप्लायर के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करता है टेली प्राइम के अंदर। परंतु यही बातें अगर आप टेली के ERP वर्जन में जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट में GST से रिलेटेड एरर नहीं आएगी। याद रखिएगा, यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट एरर जो आती है वो बेसिकली 3-4 चीजों के कारण आती है। एक तो जिन कंज्यूमर का नाम डाल रहे हैं उस पे आप GST नंबर उनका सही नहीं डाल रहे, दूसरा स्टेट नहीं डाल रहे, तीसरा और भी छोटी छोटी सी चीजें होती है जो आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो ऐसी कंडीशन पे एरर बन सकती है। याद रखिएगा, कोई भी चीज कंफ्यूज करें, उसे सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। कंपोजिशन अकाउंटिंग उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जिनके यहाँ बहुत सारे आइटम होते हैं और कई सारे GST टैक्स उनको कैलकुलेट करना पड़ते हैं, तो वो चाहें तो कंपोजिशन तो पेपर वर्क बच जाएगा, उनको इतनी माथापच्ची नहीं होगी, और साल में एक बार क्वार्टरली और फाइनल रिपोर्ट जमा करना है। क्वार्टरली रिपोर्ट में GSTR4 और एनुअल रिपोर्ट में GSTR8 R9 का भी उपयोग हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक एक चीजों को समझ सकते हैं। ऐसी ही क्लासेस कंटिन्यू होगी, प्रैक्टिकल बेसिस में होगी। एक बात को बस ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन बहुत ईजी है, खरीदते समय टैक्स लगेगा पर बेचते समय टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। खरीदते समय अगर आपको 18% लगे, 12% लगे, 28% लगे, वो परचेस किया, पर बेचते समय अगर आप जाएंगे तो 1% लगेगा। अभी मैंने कंपोजिशन के अंदर एक काम किया, जब मैंने अकाउंटिंग प्राइम के अंदर करी, तो इसमें यह है कि CGST SGST को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस से ही जोड़ रहे हैं, परंतु यही अकाउंटिंग अगर आप टेली के ओल्ड वर्जन टेली ERP 9 में जाके अगर करेंगे तो आपको CGST SGST को डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जोड़ेंगे और फिर हम CGST से उसे कनेक्ट करेंगे, तो थोड़ा इन्वायरमेंट बदल सकता है। बट आप टेली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको काम करने का तरीका यही होगा। हमारा टैक्स कंपोजिशन का टैक्स कैसे पेमेंट करना है, तो हम जब ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पर कंप्यूटर ऑलरेडी देता है कि आपका GST नंबर डालने के बाद आप कंपोजिशन हो या फिर आप रजिस्टर्ड हो, उसके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा।